बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की वायरल वीडियो के पीछे छुपे हुए राज की मुकम्मल कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। और कल इमरान खान साहब पंजाब और केपी असम्बली तहलील करने की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं, लेकिन इस ऐलान से पहले परवेज़ इलाही और मूनुस इलाही की गैर निसाबी सरगर्मियां क्या हैं और किस किस्म का प्रेशर वो खान साहब पर डाल रहे हैं, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर सदर आरिफ अलवी के पास आर्टिकल 45 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ये हथियार क्या है और इसे कब इस्तेमाल किया जाएगा, इससे भी हम पर्दा उठाएंगे। और फिर व्यूअर्स, सिंध हाउस के अंदर सिंध की आवाम का पैसा किस बेदर्दी के साथ खर्च किया गया, ये भी कुछ होशरुबा इंकशाफात आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। और फिर आपको याद करवाएंगे शहबाज शरीफ का वो ऐलान जो कहते थे कि मुझे अगर कपड़े भी बेचने पड़े तो मैं सस्ता आटा पाकिस्तान की आवाम को फराहम करूंगा। वो कपड़े इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और उसकी क्या बोली लगी, ये कहानी भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बता कि कल इमरान खान साहब लाहौर में लिबर्टी चौक में ऐलान करने जा रहे हैं कि मुल्क की पंजाब और केपी असम्बली को कब तहलील किया जाएगा। पिछले 72 घंटों में मूनुस इलाही साहब की खान साहब से 2 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने अपने वालिद मोहतरम का पैगाम भी खान साहब को भिजवाया और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से रोका जा सके। लंदन वाला बाबा भी कोशिश कर रहा था और चौधरी सालिक साहब के ज़रिए मिलकर के जो काफ लीग के लोग हैं इन्हें अपने साथ शामिल किया जाए और फिर सूबे के अंदर जो है एक नई जो गेम है वो खेली जा सके। और आरिफ अलवी साहब ने भी ये पैगाम दिया मूनुस इलाही को कि आप अपनी सियासत इमरान खान के साथ जो है वो नथी कर दें, फ्यूचर के जो कमिटमेंट्स हैं ओहदों की हवाले से वो कमिटमेंट्स ना करें। और ये ऐसा मुमकिन नहीं होगा और आसान भी नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात आपको उठाकर मुल्क का जो सबसे बड़ा सूबा है उसका वज़ीर-ए-आला बना दे और आप हमसे कमिटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि आपकी नशिस्तें कहाँ पर स्टैंड करती हैं और इस ब्लैकमेलिंग के अंदर इमरान खान साहब किसी सूरत भी नहीं आएंगे। और फिर ये भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ में आप अपनी जमात को जो है वो इमर्ज कर दें, जिस पर मूनुस इलाही साहब ये कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इनका मसला ये है कि अगर ये इमर्ज कर दी इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो फिर आप बारगेन नहीं कर सकते। आपने जो बातें कहलवानी है, जो बातें मनवानी है, जो पैगामात देने हैं, जो सियासत करनी है, वो आप अपने इंडिविजुअल हैसियत में नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दी। लेकिन व्यूअर्स, ऐन मुमकिन है कि आखिरी वक्त में कुछ भी हो सकता है, ऐलान तो होगा। लेकिन परवेज़ इलाही साहब कहते तो हैं कि हमने इख्तियार आपको दिया, आप फैसला करें, तो फिर आप मान जाए ना। अब बार बार ये पैगाम रसानी जो है वो क्यों कर रहे हैं? और परवेज़ इलाही का बयान, खुद उन्होंने जो मुलाकात हुई वो दिया, अपना मुद्दा जो है वो खान साहब के सामने रखा, लेकिन ये पैगामात अब रुकने चाहिए, क्योंकि खान साहब कल ऐलान करने जा रहे हैं कि मुल्क के अंदर 2 जो असम्बलीज़ हैं इनके इंतखाबात कब होंगे, तहलील कब की जाएगी। और यकीनन इस फैसले के बाद पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल जाएगा, आप देखिएगा। और जो ये इनका मुद्दा है ना कि आपके खिलाफ जो केसेस की भरमार है, इसमें तेज़ी आ जाएगी। शेख रशीद साहब ने कंफर्म किया है जो आरिफ अलवी साहब की गुफ्तगू थी उसको, कि आपको दीवार से लगाने की कोशिश की जाएगी जब 2 असम्बलियाँ तहलील होंगी, आपके पास कोई बेस कैंप मौजूद नहीं होगा, तो ऐन मुमकिन है कि तेज़ी आ जाएगी केसेस के अंदर। देखें, तेज़ी तो पहले ही आ गई है। खान साहब के हवाले से जो जनवरी में एक केस सुनवाई होने जा रही है और उस केस के अंदर फौजदारी मुकदमे के हवाले से कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। और फिर इसी तरह जो 30 FIRs हैं, आप इसमें यह भी देखेंगे कि निगरान हुकूमत के अंदर अपने लोगों को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी एंटर करेगी, PDM वाले लोग भी एंटर करेंगे और इस नुक्ते के ऊपर परवेज़ इलाही साहब से कोई फेवर ली जाएगी। जब आपके लोग एंटर हो गए तो फिर ये जो गुफ्तगू की जा रही है ना और जो बयानबाजी आपको नज़र आ रही है, फजल रहमान ने सबसे पहले ये शोशा छोड़ा था कि हम मज़ीद 1 साल यानी असम्बली की मुद्दत के बाद मज़ीद 1 साल हुकूमत में रहना चाहते हैं ताकि वो तमाम प्रॉब्लम्स जो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके, मुल्क की मईशत को बेहतर किया जा सके। मसला यहाँ पर ये है कि ये इमरान खान पर केस चलाकर उनको अंदर करना चाहते हैं और फिर दूसरी तरफ इनके पास एक टाइम मौजूद होगा कि अपने केसेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें और जितना अदालतों ने नवाज शरीफ के केस को चलाना है वो चला ले और हर तरह से जब स्लेट साफ़ हो जाएगी तो फिर ये आगे बढ़ेंगे।
और इन्होंने इस किस्म की वाइब्स भी दी हैं। तो कोशिश ये होगी कि निगरान हुकूमत की के लोग जो इसमें शामिल होंगे उन सेटअप को मज़ीद कंटिन्यू किया जाए। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक हिकमत अमली मौजूद है। आइन और कानून के मुताबिक अगर निगरान हुकूमत जो अपोजिशन वाले साथ बैठकर नहीं बनाते तो फिर बात जो है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट पे चली जाएगी, और इलेक्शन कमीशन किस किस्म का है वो आप बखूबी जानते हैं। तो इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ एज फार एज योर निगरान सेटअप इज़ कंसर्न, केयर टेकर गवर्नमेंट इज़ कंसर्न। वो शायद वहाँ पर मुश्किलात जो हैं वो मौजूद हैं। अब आ जाते हैं जो खान साहब के जो केसेस हैं और जिस अंदाज से ये कहा जा रहा है, शेख रशीद साहब ने भी कह दिया, इसके बाद क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। व्यूअर्स, आपको याद रखना चाहिए कि मुल्क के अंदर जो आईनी तरमीम है वो मौजूद नहीं है। यानी पार्लियामेंट ने नहीं कहा कि ताहयात नाअहली या होगी या नहीं होगी, वहाँ पर अभी तरमीम होना बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला ज़रूर आ गया। फैसल वाडा का एक प्रेसिडेंट मौजूद है, उन्होंने माफ़ी मांगी, उनको मौका दिया गया था। और फिर इससे पहले भी आपको याद होगा कि ताहयात नाअहली के हवाले से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुके कि ऐसी कोई गुंजाइश कहीं पर मौजूद नहीं है, वो सिर्फ उस असम्बली की टर्म तक होता है। तो ये मसला भी इन लोगों के सामने है कि अगर इमरान खान को हमने इसी असम्बली के दौरान सज़ा हो जाती है और वो नाहल हो जाते हैं तो फिर क्या होगा कि इस असम्बली के दौरान ही, यानी जिस तरह असम्बली ख़त्म होगी और वो जो एक क्लॉ है वो भी इमरान खान के ऊपर लागू नहीं होगा। तो इसलिए भी एक भरपूर तरीके से कोशिश की जाए। मुझसे किसी ने ये सवाल भी किया था कि सदर के पास आइनी इख्तियारात मौजूद हैं और वो किसी की भी सज़ा जो है उसे ख़त्म कर सकते हैं। ये आइन का आर्टिकल 45 के तहत सदर मुमलिकत को केस माफ़ करने, सज़ाएं कम करने का इख्तियार तो है, मगर इसके लिए बहुत तवील प्रोसेस मौजूद है। यानी सबसे पहले जो आपका ट्रायल कोर्ट है वो फैसला सुनाता है, फिर आप उसकी अपील में जाते हैं, फिर उसे जो एपेलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उसमें आप चैलेंज करते हैं, फिर उसके ऊपर नज़रसानी अपील की जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसे चैलेंज किया जाता है, फिर नज़रसानी अपील है, और फिर ये करते करते आखिरी जो मकाम है वो है सदर पाकिस्तान का, जहाँ पर गुजारिश की जा सकती है, इस्तदा की जा सकती है कि उसको ख़त्म किया जा सके। क्योंकि ये भी आपको याद रखना है कि ये जो सज़ा होती है ना, दिस पावर इज स्ट्रिक्टली अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, आइनी इख्तियार है। इसका पाकिस्तान पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जिन दोस्त ने हमसे ये सवाल पूछा था, ये उसका जवाब है। और मैं अब आपके सामने जो केसेस की डिटेल्स हैं वो मैं रख देता हूँ, जिसके तहत इमरान खान को ये कोशिश करेंगे कि उन्हें दीवार के साथ लगाया जा सके। केसेस जो हैं, सरकारी अफसरों को धमकाने का केस है जी, तोशाखाना केस है, गोशवारों में गलत तफसीलात का केस है, कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का केस है, इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का एक केस है, अमन व अमान ख़राब करने का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, असासे ज़ाहिर ना करने का केस है, साइफर साजिश केस है, और इसके अलावा भी जो 30 के करीब जो FIRs है उसका इमरान खान साहब को मुकाबला करना है। तो अब इनकी ये कोशिश है और ये करेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। अज़हर सदीक साहब से मेरी ये बड़ी तफसील से बात हुई। गालिबन ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो फौजदारी मुकदमे में पेश होंगे और खान साहब का जो मुकदमा है वो लड़ेंगे, लेकिन वक्त लगेगा। इतना आसान नहीं होगा कि आप एक फौजदारी मुकदमा जो है उसे चलाएं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है और ये वीडियो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब की है। चकवाल में एक तकरीब में वो शरीक हुए और इस तकरीब में एक शख्सियत खड़ी होती है और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की तारीफ के पुल बांधती है। और फिर इसी वीडियो के अंदर वो ये मुतालबा करते हैं कि इलाके के लोग इसरार कर रहे हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब पाकिस्तान की अमली सियासत में आएँ और अपना किरदार अदा करें, क्योंकि इलाके को उन जैसे लीडर की ज़रूरत है, उन जैसी क़यादत की ज़रूरत है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों से ये सवाल भी किया गया। असद उमर साहब से ये पूछा गया तो काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि एक वीडियो वायरल हुई है तो उस पर आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है। तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में बहुत सारे रिटायर्ड जनरल्स और फौजी अफसरान जो हैं वो शामिल हैं, तो इसमें कौन सी कोई ऐसी बुरी बात है। अच्छा, अब इसका एक रिबर्टल आया है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब की तरफ से, और वो ये कहते हैं, जो अंसार अब्बासी साहब से उन्होंने गुफ्तगू की कि जनाब मेरा कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान की अमली सियासत में आने के हवाले से, और ये जो खबरें मेरे हवाले से रिपोर्ट की जा रही हैं ये बिल्कुल गलत है। व्यूअर्स, ये है उस वीडियो के बारे में इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है। लेकिन आपको मैं याद कराना चाहता हूँ
29 नवंबर को इस नाचीज ने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके सामने कुछ हकाइक रखे थे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब का किरदार बहुत ही अहम होगा और उन्हें फ्यूचर में कोई अहम ओहदा दिया जा सकता है, ये मैंने दावा किया था। मैं आज भी अपने इस दावे पर कायम हूं और मैंने ये खबर, जिसका दी न्यूज़ में अंसार अब्बासी साहब ने बयान लेकर और उनका रिएक्शन छापकर ऐसा तासुर दिया कि शायद ये ड्रॉप सीन हो गया, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक जो मैंने आपसे ठीक 17 रोज पहले 29 नवंबर को शेयर की कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को इंतहाई अहम ओहदा दिया जा सकता है, जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब अगर 2/3 अक्सरियत लेने में कामयाब हो गए तो ये जो सलूट की हकीकत है, और जब कमान की तब्दीली हो रही थी तो उन्होंने सलूट नहीं किया, वो गए नहीं, तो ऐन मुमकिन है कि जब वक्त का चक्कर चले और वो दूसरी तरफ हों तो उनको कोई और सल्यूट कर रहा हो। ये मेरे अल्फाज थे, मैं आज भी कायम हूँ। और मेरी इतलात के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब ने उनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, एक बतौर थिंक टैंक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में उनकी से मौजूद है, और बाकायदा तौर पर ऐलान तो कोई चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि कवानीन ये कहते हैं कि 2 साल तक आप ना ही किसी इंटरव्यू में जा सकते हैं, ना ही कोई बात कर सकते हैं, लेकिन 2 साल जिस तरह ही गुजरेंगे तो आप एक ऐलान देखेंगे। लेकिन पसे पर्दा जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब बतौर थिंक टैंक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ मुंसलिक रहेंगे और वो मुसलसल काम करते रहेंगे। लेकिन 2 साल के बाद हमें जो ऐलान, जो उनकी अमली सियासत है, वो नजर आए। और ये भी बहुत अहम बात है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर। जो कायदीन हैं सेकंड टियर, वो बहुत ज़्यादा आइडलाइज करती है जनरल फैज हमीद साहब को, और इसके अलावा जो आम वोटर है वो भी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब के हवाले से एक अच्छी राय रखते हैं। तो ये सब की ख्वाहिश है कि वो अपना किरदार अदा करें पाकिस्तान की अमली सियासत में आकर। लेकिन ऐलान कब किया जाता है बाकायदा, इसके लिए हमें शायद इंतज़ार करना होगा। लेकिन जो किरदार है उनका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासत के अंदर, और उसकी झलक जो है, हमें वो गाहे बगाए नजर जरूर आए। अनवर मसूद साहब का एक जुमला मेरी नजर से गुजरा और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में बीमारी से ज्यादा तबीब से डर लगता है, मुल्जिम से ज्यादा मुनसिफ से डर लगता है। ये हकीकत है पाकिस्तान के निजाम की। यहां पर जजों की अदालतों को मुंशी चलाते हैं, यानी जज जिसे लॉर्ड जुडिशरी में तैनात कर दिया जाता है ना, उसमें इतनी सख्त नहीं होती कि वो कोई फैसले लिख सके, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं हुई, और निज़ाम हमारा इतना बोसीदा है कि वो ट्रेनिंग का मौका भी नहीं मिलता। और फिर दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की लॉर्ड जुडिशरी में जाकर देख लें तो मुंशी जो हैं वो अक्सर फैसले खुद लिख रहे होते हैं और तारीखें साइलिन को दे रहे होते हैं। ये ऐन मुमकिन है कि आपका केस पाकिस्तान की किसी अदालत में लगे और सुनवाई ना हो, और जज आपको तारीख पे तारीख देता रहे। कभी अदालती अमला छुट्टी पर चला गया, कभी हड़ताल हो गई, कभी वकील जो हैं वो ताले लगाकर अदालतों के चले जाते हैं। और ये भी ऐन मुमकिन है कि कोई जज आपको कहे कि वो आज छुट्टी पर, यानी जल्दी घर जा रहा है क्योंकि उसकी बहन का अपेंडिक्स का ऑपरेशन है। ये हालिया एक वाकया मेरे साथ हुआ है, तो मैं उसकी रुदाद आपके सामने रख रहा हूँ। और पिछले 6 माह से वो केस जो है वो नहीं सुना जा रहा। मुझे अजहर सदीक साहब के साथ इत्तफाक हुआ पाकिस्तान में एक अदालत में पेश होने का, तो अजहर सदीक साहब की ना वो गुफ्तगू जज साहब सुन नहीं रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने ऑर्डर्स जारी किए, और जो एक पाकिस्तान का अदालती निज़ाम उनसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है, क्योंकि वो अदालतों में पेश होते, तो उन्होंने एक जुमला कहा। जो कुर्सी पे बैठा हुआ जज था ना, उसको एक जुमला कहा, क्योंकि कानून और आइन की बात तो बहुत पीछे रह गई थी ना, किताब की बात। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है, जो तासुर मिल रहा है आपकी गुफ्तगू से और जिस तरह की आप फैसले कर रहे हैं, कि इस अदालत को कोई मुंशी चला रहा है। तो पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो मुंशी हजरात ही चला रहे हैं, जजों में इतनी काबिलियत नहीं है। ये मैंने इतनी लंबी तमहीद इसलिए बांधी क्योंकि व्यूअर्स याद रखें, ये जो नैब के केसेस थे ना, जिसका खान साहब आज बार बार कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने जो अहकामात जारी किए नैब को, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि पहले साजिश के तहत उनको मुसल्लत किया गया, और नैब वाले कहते थे कि उनके केसेस मैच्योर हैं, लेकिन पीछे से इजाज़त नहीं है। पीछे से जनरल बाजवा इजाज़त नहीं दे रहे, क्योंकि मुकदमात का फैसला जनरल बाजवा करते थे। जनरल बाजवा फैसला करते थे कि किसको कब छोड़ना है,
اور کس کو کب بند کرنا ہے۔ ملک میں قانون نہیں، طاقت کی حکمرانی ہے اور بڑے کرمنلز باہر بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کی وہ عدالت جس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد ہونی تھی، اس دن وہ کیس سنا ہی نہیں گیا، بلکہ شہباز شریف کو اگلے دن ملک کا وزیر اعظم جو بنا دیا جاتا ہے۔ یہ تھا وہ NRO2 جو جنرل باجوہ نے دیا، جہاں پر ہاؤس آف شریف کو یہ NRO2 ملا، وہیں پر 13-14 جماعتوں میں شامل تمام افراد جن کے اوپر کیسز تھے، انہیں NRO2 کی گنگا میں اپنے ہاتھ صاف کرنے کا بھرپور موقع جو ہے فراہم کیا گیا۔ اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے، بلکہ جنرل باجوہ باقاعدہ طور پر اس میں ملوث پائے گئے۔ اور جب ہماری نیب کے لوگوں سے بات ہوتی تھی، آپ کو یاد ہوگا میں بہت زیادہ کرٹیسائز کرتا رہا شہزاد اکبر صاحب کو ان کی پریس کانفرنسز کے حوالے سے کہ آپ آتے ہیں اور آ کر کاغذ لہرا کر چلے جاتے ہیں، کوئی کیس اپنے منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچتا؟ چونکہ دوسری طرف سے بیانیہ یہ بنایا جا رہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو ثابت کرو، اور جب یہ عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے کبھی یہ بیمار ہو جاتے، کبھی ان کو مسئلہ فلسطین یاد آ جاتا، کبھی یہ کہتے کہ لمبی تاریخ دی جائے، میں نے ملک سے باہر جانا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہینڈل کی گئی۔ انہوں نے پاکستان کی عدالتوں کو مذاق بنایا اور پھر سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا تھا، نیب کے لوگ انہیں سپورٹ کر رہے تھے۔ جس دن کوئی کچھ ہونے لگتا تو نیب کے اندر سے لوگ ان کو جا کر بتا دیتے کہ جناب کل آپ کے خلاف یہ اقدام ہونے والا ہے، تو لہٰذا اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، یعنی زہر اور پھر اس کا اینٹی ڈوٹ جو ہے وہ ساتھ دے دیا جاتا۔ اور یہ مسائل جو ہیں وہ پاکستان کے نظام کے اندر موجود ہیں، جس کی طرف خان صاحب جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ صرف اس تمام ہاؤس آف شریف سے لڑائی نہیں ہے، ان تمام 13-14 جماعتوں سے لڑائی نہیں ہے، بلکہ سسٹم کے اندر جو عدالتیں منشی چلاتے ہیں، یہ جنگ ان کے ساتھ ہے۔ اور پھر کچھ افراد، یعنی پوری فوج نہیں، جنرل باجوہ جس طرح سے ان کرداروں کو شیلٹر پرووائڈ کرتے رہے، آپ کو اس کی تاریخ میں کوئی مثال پاکستان کے اندر نہیں ملے گی۔ جنرل مشرف نے تو جو کچھ کیا اس ملک کے ساتھ، لیکن جنرل باجوہ ابھی بھی رکے نہیں ہیں۔ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ ابھی بھی باز نہیں آئے۔ وہ جا کر کچھ جج صاحبان سے مل رہے ہیں، اور ان کی ملاقات جہاں پر جسٹس ثاقب نثار سے ہوئی تو وہ کیوں ہوئی؟ کسی نے کہا جی کہ وہ تو گلے شکوے دور کرنے کے لیے گئے تھے۔ ارے گلے شکوے دور کرنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، یاد رکھیں۔ اور یہ جو پیغامات ہیں نا، وہ اس لیے بھیجے جا رہے ہیں کیونکہ خان صاحب کے بہت سارے کیسز پاکستان کی عدالتوں میں آج بھی موجود ہیں، اور جنرل باجوہ کی یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ کرسی سے اترنے کے بعد بھی وہ اپنا کردار جو ہے وہ جاری رکھے۔ لیکن میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دوں ویورز، عمران خان کو مائنس کرنے والے آج خود اقتدار سے چلے گئے، طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے تھے لیکن ان کی طاقت ختم ہو گئی، ابھی بھی وہ اسی زوم میں پھر رہے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی سرزمین کے اوپر، اور وہ پھرتے ہوئے عمران خان کے خلاف جو ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کر کے دیکھ لیں، پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور اپنا وہ فیصلہ جو ہے وہ سنا چکی ہے۔ آپ انتخابات ہونے دیں، عمران خان کو نااہل کرنے کی بھرپور کوشش کریں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کریں، لیکن آخر میں جیت جو ہے وہ عمران خان کی ہی ہوگی۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں، خان صاحب نے ایک اور بہت ہی اہم نقطہ جو ہے وہ اٹھایا اپنے خطاب کے اندر جو انہوں نے آج کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 8 ماہ میں 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ دیکھیں، میں نے شاید یہ اس دن بھی غالباً کسی پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ میں ایک کراچی میں ہمارے دوست ہیں، ان سے کچھ کام کروا رہا ہوں گرافکس۔ آپ دیکھیں گے کہ ہماری جتنا بھی جو برانڈنگ ہے پروگرامز کی وہ تھوڑے دنوں میں چینج ہونے والی ہے۔ تو وہ مجھے بار بار بجلی کا کہتے ہیں کہ جناب آج بجلی نہیں ہے، تو میں نے، اور پھر انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا برطانیہ میں بجلی جاتی ہے؟ تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں بجلی نہیں جاتی، یہاں پر اگر بجلی جائے گی تو ریگولیٹر جو نیشنل گریڈ ہے اسے جرمانہ ہوگا، 3 گھنٹے کی ونڈو ہے، آپ نے لائٹ لے کر آنی ہے، اور جس دن کام ہوتا ہے آپ کو ہفتوں پہلے بتا دیا جاتا ہے تاکہ آپ اس دن کے حوالے سے اپنا سکیجول بنا لیں، اور اگر آپ نے کچھ متبادل انتظامات کرنے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہی ہوتا ہے، تو وہ ہنسنا شروع ہو گیا۔ تو میں نے پھر اس کو بتایا کہ یہاں پر آپ ٹیکس دیتے ہیں تو پاکستان میں کوئی ٹیکس نہیں دیتا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ سر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم ٹیکس بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی کون ایشورٹی دے گا کہ کراچی جسے کچرا کنڈی بنا دیا گیا، یہ کراچی کی روشنیاں بھی بحال ہوں گی، یہاں پر گجر نالہ جو ہماری اب پہچان بن گیا، اس کو بھی، یہ جو داغ ہے اس کو بھی مٹایا جائے گا۔ ہمارے پاس کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، تو ہم پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام ٹیکس دینے سے اس لیے بھاگتی ہے کیونکہ ٹیکس جو ہے وہ زرداری کی جیب میں جائے گا،
ٹیکس جو ہے وہ شہباز شریف اور ہاؤس آف شریف کے باقی لوگوں کی جیبوں میں جائے گا. تو یہ کردار ہیں جنہوں نے اس نظام کو اور مافیاز نے کھوکھلا بنا دیا ہے. اب یہ خان صاحب کا جو جملہ ہے نا اس سے اس لیے جڑا ہوا ہے کہ 7.5 لاکھ پاکستانی کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس تعلیم کی سہولیات نہیں ہیں، اچھے جو مستقبل کی تلاش میں لوگ پاکستان کو چھوڑ دیتے ہیں، پردیس میں دربدر ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہاں پر ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا جو حقوق پاکستان میں نہیں مل رہے. بچوں کی تعلیم کے بعد صحت کے مسائل، آپ آپریشن کرانے جائیں، آپ کی آپریشن جو ہے وہ دائیں ٹانگ کا ہونا ہوتا ہے تو وہ بائیں ٹانگ کا آپریشن کر دیا جاتا ہے. پانی پینے والا بلوچستان میں موجود نہیں ہے لیکن بھٹو آج بھی زندہ ہے. تو یہ نعروں کی جو سیاست ہے یہ ہمیں ورثے میں ملی، ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں حقوق نہیں ملتے. اسی لیے پاکستان میں سے یہ جو 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ چور آ کر بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے ملک کا نہیں سوچ رہا. میں آگے چل کر آپ کے سامنے ان کی شاہ خرچیوں کی ایک مکمل داستان آپ کو سناؤں گا. اور یہ جو کہتا تھا نا کہ مجھے اگر اپنے کپڑے بھی بیچنے پڑے تو میں سستا آٹا پاکستان کی عوام کو دوں گا، تو عوام انتظار کر رہی ہے شہباز شریف صاحب کہ آپ اپنی اترن کو بیچیں اور پاکستان کی عوام کو آٹا مہیا کریں. تو یہ ویورز وہ سہولیات ہیں جو پاکستان میں اگر نہیں ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے اپرچونٹیز کے لیے، پاکستان سے باہر دنیا جو ہے وہ جا رہی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، پاکستان میں لوگوں نے پیسے بھیجنا بھی بند کر دیے. اس کی بنیادی وجہ پاکستان کے اندر انسرٹنٹی ہے. انہیں معلوم ہے کہ یہ پیسہ جو ہے اس حکومت کو اور اس کے کھاتے میں جائے گا جو ہمیں کسی صورت بھی قبول نہیں ہے. یعنی یہ دونوں طرف سے ٹریفک چل رہی ہے. یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں نا، ان مائی انڈرسٹینڈنگ یہ سلسلہ اس سے پہلے شروع ہو گیا تھا جب یہ وائبز آنا شروع ہوئی تھی کہ حکومت کو تبدیل کر دیا جائے گا. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اگر پاکستان کے حالات صحیح نہ ہوئے نا اور ایک مقبول حکومت نہ آئی، پاپولر گورنمنٹ نہ آئی، تو یہ فگرز جو ہیں مزید اوپر جائیں گی. جو لوگ جو بہترین ذہن تھے وہ پاکستان چھوڑ کر آہستہ آہستہ باہر جانے پر مجبور ہو گئے. جن کے پاس اپرچونٹیز ہیں وہ ان اپرچونٹیز کو ضرور جو ہے وہ اویل کر رہے ہیں. ویورز، کچھ خبریں پاکستان کے اندر ان کی شاہ خرچیوں کے حوالے سے آج رپورٹ ہو رہی ہیں. اور ان شاہ خرچیوں کے اندر جو سندھ ہاؤس ہے نا جی، میں تو یہ خبر سن کے ہی حیران رہ گیا. میں نے آپ سے بات کچھ اور کرنی تھی لیکن میں تو یہ سن کے ہی حیران رہ گیا کہ سندھ ہاؤس کے اندر ایک پردے کی دھلائی ہوئی اور اس پردے کی دھلائی پر 7,500 روپے خرچ آیا. اور پھر ان کی شاہ خرچیاں جو ہے نا وہ آپ سنتے جائیں. آڈر رپورٹ کے مطابق سندھ ہاؤس اسلام آباد میں جو وال فریم تھا 9 لاکھ روپے کا خریدا گیا اور سندھ ہاؤس کی مرمت کے دوران گاڑیوں کے فیول کی مد میں 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا. جبکہ فیول لینے والی بیشتر گاڑیاں گیس کریں کہاں کی تھی؟ وہ سندھ ہاؤس کی گاڑیاں ہی نہیں تھی. یعنی کوئی اور انٹری ڈالتا رہا. سندھ کے اندر بہت سارے آپ کو گوسٹ سکولز جو ہیں وہ ملیں گے. پنجاب سے زیادہ برے حالات ہیں سندھ کے. نہ ٹیچر ہے نہ اسٹوڈنٹس ہیں لیکن تنخواہیں کچھ لوگوں کی جیبوں میں جا رہی ہیں. اسی لیے جو پیسہ عوام پر خرچ ہونا چاہیے تھا وہ بلاول کی تعلیم پہ خرچ ہوتا رہا. تو یہ فرق ہے جس کے لیے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جنگ لڑ رہے ہیں. پھر آگے آپ سنتے جائیں کہ اس رپورٹ میں اور کیا لکھا گیا ہے. سندھ ہاؤس اسلام آباد میں تکیے اور کمبل کی خریداری پر لاکھوں روپے کے اخراجات سامنے آئے ہیں. جبکہ دیگر صوبوں کے ڈومیسائل کے حامل افراد کو سندھ ہاؤس میں بھرتی کیا گیا. پیسہ لے کر نا کہ اتنے پیسے دو ہم تمہیں بھرتی کر دیتے ہیں، یاشی کرو، اتنا کٹ تمہاری تنخواہ میں ہمارا ہوگا. یہ پاکستان میں ہوتا ہے. اور پھر جو سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ تھا رپورٹ میں جو انکشاف ہوا ہے کہ گورنر، وزیر اعلیٰ اور دیگر کمروں میں کیڑے مار سپرے پر 7 لاکھ روپے کے اخراجات آئے. ایک پردے کی دھلائی 7,500 روپے میں اور مجموعی طور پر 6 لاکھ روپے پردوں کی دھلائی پر خرچ ہوئے. اور آرڈر رپورٹ کے مطابق صفائی کے لیے 5 لاکھ روپے کا واشنگ پاؤڈر تک جو ہے وہ خریدا گیا. کاش ایسا کوئی واشنگ پاؤڈر ایجاد ہو جو اس پورے کے پورے سسٹم کو ڈرائی کلین نہ کرے، پورے کے پورے سسٹم کو دھو کر رکھ دے. یعنی اس سسٹم کو ہمیشہ کے لیے یہ جو کیڑے ہیں نا سیاست کے اندر ان کو تلف کر دے. کوئی ایسا واشنگ پاؤڈر ہو، کوئی ایسا کیڑے مار سپرے ہو جس سے پاکستان کی سیاست میں یہ تمام کیڑے مکوڑوں کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا جائے. اچھا اب آپ آگے چلیں. یہ جو عطا تارڑ صاحب ہے نا یہ بھی ایک نمونہ ہے. یہ ایک تحفہ ملا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو اور یہ بھرپور طریقے سے اپنی وکالت اور اپنا جو خاندانی جو بیک گراؤنڈ ہے اسے استعمال کرتے ہیں. یہ آج کل نا بہت چھلانگے مار رہے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ 45 کروڑ کا جولی سیٹ 5 لاکھ میں خریدا گیا اور یہ جو بنی گالا ان کو ٹاسک دیا گیا. آپ نے کبھی کسی منسٹر سے سنا کہ ہم نے فلاں تعلیم کے میدان میں ہم نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں؟ میں وفاقی وزراء کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کوئی پلان سنا
शहबाज शरीफ से कि मईशत को ठीक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। आपने कोई प्लान सुना इन पिछले 8 माह के अंदर कि डॉक्टर साहब आए और उन्होंने कहा कि जनाब मेरे आते ही दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, तो डॉलर तो आप कंट्रोल नहीं कर सके। तो ये कर क्या रहे हैं? ये जो तोहफे मिले ना, इनकी शाह खर्चियां भी आप सुने, और ये शाह खर्चियां सुनने के बाद पाकिस्तान की आवाम पर यह फर्ज है कि जब ये शक्लें आपसे वोट मांगने आए ना, चाहे वो किसी भी जमात से हो, तो आपने इन्हें गिरेबान से पकड़ कर पूछना है कि जब हमने तुम्हें पहले वोट दिया था तो तुमने हमारा क्या हाल किया, और अब हम वोट उसको देंगे जो पैसा पाकिस्तान की आवाम पर खर्च करे। टैक्स तब दिया जाएगा जब उन्हें मालूम होगा कि पैसा पाकिस्तान की आवाम पर खर्च होगा। लोग मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे जो कुछ हो रहा है। इनकी शाह खर्चियां देखें जी, इनको मरने से बहुत डर लगता है। ये सियासतदानों को, सबको लगना चाहिए, लेकिन जो दलेर होता है ना, उसको मौत का खौफ नहीं होता, जिसका दामन साफ होता है, जिसे मालूम होता है कि मैंने अगले जहान में जाकर भी मेरा हिसाब नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी का माल नहीं खाया और मैंने कोई जो हराम का पैसा है वो अपने ना ही बच्चों के मुंह में डाला है। ये सुनते जाएं और इनकी शाह खर्चियां क्या हो रही हैं जनाब। बुलेट प्रूफ गाड़ियां इन्हें दी गई हैं क्योंकि इन्हें खतरा है कि जो इनकी जुबान जिस तरह तेज है ना, कोई इन्हें मार करना निकल जाए। और खबर लगाने वाले ने इमरान खान का नाम साथ लगाकर ये खबर लगाई कि वज़ीर आज़म की इजाजत से इमरान खान समेत कौन कौन बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट आ गई थी, डेस्क पे पड़ी हुई थी, तो जो एडिटर था उसने कहा कि यार इसमें ना इमरान खान का भी तड़का लगा दो ताकि बैलेंस हो जाए, एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे इसको पेश किया जाए। ये मैं आपको न्यूज़ रूम की जो डीलिंग होती है ना, मैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल की जो पॉलिसीज़ हैं वो आपको टिल्ट नज़र आएंगी हुकूमत की तरफ, टिल्ट नज़र आएंगी हाउस ऑफ शरीफ की तरफ, टिल्ट नज़र आएंगी PDM की तरफ। वो क्या कहते हैं कि सेनेट के इजलास में काबीना डिवीजन की जानिब से वज़ीर आज़म की मंजूरी से आला ओहदेदारान को दी गई बुलेट प्रूफ और दीगर VIP गाड़ियों की तफसील से मुतल्लिक तहरीरी जवाब जमा करवाया गया है। काबीना डिवीजन की जानिब से बताया गया कि 14 आला ओहदेदारों के पास VIP बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। स्पीकर कौमी असम्बली, चूंकि उन्हें खतरा ये है कि इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे और वो फ़ोन कर देते हैं कि मुझे छुप छुप कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा हमारा कबूल ना कीजिएगा। उन्हें ख़तरा इस बात का कि कोई उन्हें इस बात पे जो है वो ना उड़ा दे। फिर चेयरमैन सेनेट, जिनकी कोई पार्टी नहीं है, वो कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, वो उनका ना कोई दीन मान है कि उन्होंने किस तरफ जाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलेट प्रूफ VIP गाड़ियाँ, बिल्कुल जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देनी चाहिए, चूँकि लोग उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी की जो है वो बहुत ही ज़रूरत है। मामले खसूसी अता तारड़ साहब की ज़ुबान ही तेज़ है और उनकी जान को क्या खतरा है, मतलब क्यों उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई और पाकिस्तान की आवाम का पैसा। शायद खाकान अब्बासी, सुनते जाएं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान साहब, जो कुरान पे हाथ रख के किसी प्रोग्राम के अंदर कस्में खा रहे थे कि 25 करोड़ किसने लिया और क्या हुआ, और सेक्रेटरी दाखिला के पास VIP बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मौजूद हैं। मौलाना असद महमूद, बिलावल भुट्टो जरदारी, जी भुट्टो साहब को तो मिलनी चाहिए क्योंकि ख़ानदान का चश्मो चराग है। अगर ये बुझ गया, इनकी जान की हिफाजत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की आवाम भाड़ में जाए, सिंध भाड़ में जाए, भुट्टो जो है वो ज़िंदा रहना चाहिए। भुट्टो जो है वो ज़िंदा रहेगा तो इसके ऊपर सियासत हो सकेगी। राना सनाउल्लाह साहब, फॉर द ऑब्वियस रीजन। कमर जमान कायरा, उनको किस बात का खतरा है कि उन्हें भी एक गाड़ी ऐसी दी गई है। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि कायदे हिस्ब इख्तिलाफ राजा रियाज साहब को भी VIP गाड़ी उनके पास मौजूद है, और इस पे जो खर्चा है ना पिछले 2 सालों में, जो VIP और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मुरम्मत और पेट्रोल अखराजात की तफसील जो है वो जमा करवाई गई है। इसमें गाड़ियों की मुरम्मत पर 6 करोड़ 29 लाख रुपए के अखराजात आए और गाड़ियों पर पेट्रोल की मद में 1 करोड़ 28 लाख रुपए के अखराजात आए हैं। तो व्यूअर्स, ये वो शाह खर्चियाँ हैं जो हमारे हुक्मरान इक़्तिदार में आने के लिए इसलिए वो बावले होते हैं कि कल को ये जो शाह खर्चियाँ हैं उनको नसीब होंगी, और इसीलिए ये पूरे का पूरा खेल जो है वो पाकिस्तान की आवाम के साथ जो है वो खेला जाता है। व्यूअर्स, आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।